नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कुछ शक्लें जानी पहचानी होती है, हर शख्स में अपनी कहानी होती है, लेकिन देश की जनता के प्रश्न हैं हजार, जो हुक्मरानों से मांगते हैं हिसाब। इसीलिए सटीक नजरिए से हमारे खास मेहमानों से पूछते हैं हम सवाल। असरदार मजहबों और जातियों के नाम पर की जाती है सियासत, इसीलिए हमारे खास मेहमानों से मुद्दे के हर पहलू की बात करते हैं हम दमदार। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं बीजेपी महिला मोर्चा जौनपुर की जिला उपाध्यक्ष अंजू पाठक जी। अंजू पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। प्रणाम सबको, चैनल के माध्यम से मेरा सभी को प्रणाम। अंजू पाठक जी, नारी के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। एक महिला ही है जो घरों में और राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान देती है। देश जब कोरोना महामारी से ठहर सा गया, तब महिला मोर्चा ने जो संकट की घड़ी में कड़ी मेहनत करते हुए जन कल्याण का कार्य किया, वो वाकई में सराहनीय है। आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोरोना काल में आपने किस तरह से समाज में गरीब लोगों की मदद की, किस तरह से कोरोना की ढाल बनकर आप काम कर रही हैं। सर, कोरोना काल के माध्यम से माहौल में हम लोगों ने हमारी एक संस्था चलती है, राज एजुकेशनल सोसाइटी। सबसे पहले हम लोगों ने उसी को लेकर हमने काम किया था और हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं था कि ये महामारी इतनी लंबी चली जाएगी। हम लोगों को लगा कि थोड़े दिन की है। हमने अपने हाथ से, अपने स्तर से, अपने हाथ से खुद मास्क बनाकर बांटे, पूरे जिले में सबको बांटे। हमने बनारस में भी 2000 मास्क बांटे, अपने घर घर जा जाकर सबको, गरीब बस्तियों में जहां भी हमको लगा, हमने सर्वे कराया कि कहाँ लोगों को भोजन की आवश्यकता है, कहाँ उनको पूर्ति नहीं हो रही है। वहां हम लोगों ने भोजन भी वितरण कराया, राशन भी वितरण कराया और हमारी महिलाओं ने मिलकर मतलब इसमें बहुत सहयोग किया। अंजू पाठक जी, भारतीय जनता जी पार्टी के नेता होने के नाते आपका या आपकी पार्टी का कोरोना काल में क्या सहयोग रहा? सीधा संवाद, सीधा संपर्क या सीधा सहयोग कैसे रहा? सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते आप या कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया। हमारे जिले में हमारे जिला अध्यक्ष से लेके सारे कार्यकर्ता लगे रहे। जिले के उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटा गया है। उनकी जो नगर अध्यक्ष है, उन्होंने, संपूर्ण लोगों ने मिलकर अपना सहयोग किया, जिससे हम लोगों ने सारे शहर में जिसको भी आवश्यकता थी वो भी टीम बनाकर काम किया गया। हमारे इसमें उन लोगों का योगदान है कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ किया और सब लोगों ने अपना राशन पानी वगैरह जिसको जो भी सहयोग करना था उन लोगों को किया और उन लोगों ने वहां पर उसको बांटा। और पाठक इधर जी जी, मंत्री जी का जी जानना चाहूंगा, अब जब सरकार ने लॉकडाउन को हटा दिया है और कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप जनता को बचाव के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? हमारा कहना ये है कि लॉकडाउन भले ही हट गया है, मगर महामारी अभी हमारे से दूर नहीं गई है। जब तक कि इसकी कोई, क्या नाम है, दवा नहीं आ जाती है, हम लोगों को मतलब सतर्क रहना है। आज हम बाहर देख रहे हैं, मार्केट में इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई बचाव पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि इतना कठिन समय हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से घर में रहकर काट लिया है, और क्यों अब हम जब अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, हम इस रोग से बिल्कुल दूर होने जा रहे हैं, दवाइयां हमारी बनने वाली हैं जिससे हम इसका बचाव कर सकें। अब लोग घर से निकल निकल कर भाग रहे हैं, तो हम उनको संदेश देंगे कि अगर कोई बहुत जरूरी कार्य ना हो तो वो अपने घर से ना निकलें, अपने घर में ही रहें, क्योंकि आप अपने घर में रहेंगे तो आप अपने घर परिवार सबका ही ध्यान देंगे। जिनकी मजबूरी है, जिनको नौकरी करना है, उनके लिए तो है ही है, वो भी अपना ध्यान रखें, अपने साथ सैनिटाइजर रखें, मास्क लगाएं और क्या नाम है, समय समय पर हाथ वाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ये जिस बहुत तरीके से अच्छी बात है हमारे जिले आपने में कही, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। एक और बात आपसे जानना चाहूंगा अंजू पाठक जी, लॉकडाउन के कारण छोटे व्यापारियों की अगर बात करूं मैं यहां पर, तो उनके काम धंधे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आप कैसे सोचती हैं जो ठेले खोमचे लगा रहे हैं उनके लिए सरकार किस तरह से मदद कर रही है? सर, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के, दो तरह के व्यापारियों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। मगर जो खोमचे और ठेले वगैरह लगाते हैं, इनका तो एकदम से व्यापार डूब ही गया है। इसके लिए क्या नाम है, अब सरकार ने एक योजना निकाली है, अभी हमको 2 ही 3 दिन पहले पता चला है उसके बारे में,
कि हर ठेले वाले को क्या नाम है सरकार 10-10 हजार का लोन प्रोवाइड कराएगी, जिससे क्या नाम है वो लोग अपना व्यापार को पुनः चालू कर सकेंगे। और उसकी कोई ब्याज दर भी नहीं है बहुत ज्यादा, 1-2% ब्याज दर है, जिसको वो आसानी से दे सकेंगे और अपने परिवार का पालन भी अच्छे से कर सकेंगे और उनको जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने में सहयोग मिलेगा। अंजू पाठक जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप बीजेपी महिला मोर्चा जौनपुर की जिला उपाध्यक्ष हैं। जौनपुर की जनता के लिए एएनबी न्यूज के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जौनपुर के जनता के लिए क्या न्यूज देंगे कि क्या नाम है, जिस प्रकार से शुरू से लेकर आज तक हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जिस तरह उन्होंने मतलब इस अभियान को सफल बनाया है, हर गली गली जाके सैनिटाइज कराया है, हर जगह सबको संदेश दिया है, हर तरीके से उनका सहयोग किया है, तो हम चाहेंगे कि उनका इतना किया हुआ मेहनत पे कोई पानी ना फेरे और अपना क्या नाम है हिसाब से रहे, अपने मतलब भीड़ से दूरी बनाकर रखें। और अपने ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पर ये ना सोचें कि मेरे घर कोई आ रहा है तो उसको, या मैं कहीं जा रही हूँ तो हमको क्या नाम है कोरोना नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हमको ही कोरोना हो, हम कहीं जाएं, तो शायद इस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे से अभी दूरी बनाकर रहना चाहिए, किसी के संपर्क में ज्यादा नहीं आना चाहिए अगर आवश्यकता ना हो तो। और अपना बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये संदेश एक हम देना चाहेंगे कि बच्चों के जो स्कूल खोलने की बात चल रही है, अभी स्कूल ना ही खोले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चे इस तरह के नियमों का पालन अपने घर में रह के उनके माँ बाप करा सकते हैं, मगर बाहर रह के वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर से उनको कष्ट का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है अंजू पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष अंजू पाठक, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही हैं। और इन्होंने एक अच्छा संदेश भी दिया कि त्याग और समर्पण की भावना से जनता में विश्वास पैदा किया जाता है। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जल्द हाजिर होते हैं। से अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में राजनीति अब कई मुद्दों पर गरमाई हुई है। दरअसल राजधानी लखनऊ में सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन जिला अधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है और रोजगार और आरक्षण को लेकर सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मौके पर कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कोरोना के कारण हुए
लॉकडाउन के बाद पैदा हुए रोजगार के संकट और निजीकरण सहित कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड ने हल्ला बोल दिया है। और इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ सपा के जो युवा संगठन हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया है। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? देखिए लकी, समाजवादी पार्टी आज रोजगार और आरक्षण को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है और 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस एक ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, वो मनाने का समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है। विशेष तौर पे नौकरियों की मांग है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद एक आर्थिक संकट के चलते लोगों की नौकरियां गई हैं, काफी लोग बेरोजगार हैं और वे समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, रोजगार के मुद्दे पर बात ना करके, रोजगार के मुद्दे पर काम ना करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। उसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं जो रोजगार की मांग है उसको प्रमुखता पे रखा है और सरकार से मांग करी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नई नीति बनाई जा रही है कि अब सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल की संविदा अनिवार्य कर दी जाएगी। उसको लेकर के भी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की कई ऐसी परीक्षाएं थी जो आज तक नहीं हो पाई हैं। हालांकि कोरोना के पहले ही इनको हो जाना चाहिए था, लेकिन ये टलती गई और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो कोर्ट में चल रही हैं। उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी सरकार पर रोजगार देने के जो वादे थे उनको याद दिला रही है और निशाना साधने का काम कर रही है। जी पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, इसके पहले अगर सपा अध्यक्ष की बात करें अखिलेश यादव, तो वो भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहे हैं। क्या लगता है आपको, सपा जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो तो सामने आए हैं, रोजगार और आरक्षण पर अब आने वाले दिनों में क्या सरकार घिरती हुई नजर आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की कई योजनाएं थी, जिनमें से एक थी 1090 की सर्विसेज थी, महिलाओं के लिए 181 की हेल्पलाइन सर्विसेज चलाई गई थी। काफी ऐसी सर्विसेज थी 118, 181 जो प्राइवेट कंपनियों को हैंड ओवर किया गया था समाजवादी पार्टी में। ये कई योजनाएं महिलाओं के लिए थी, जिसमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए उनको कॉल जाता था या वो अपनी कॉल करके डॉक्टर से परामर्श ले सकते थे। तमाम तरीके की योजनाएं थी। सुरक्षा के लिए कॉल सेंटर बनाए गए थे। अब लॉकडाउन के बाद सरकार ने इनको बंद कर दिया है। 181 की जो महिलाएं हैं उनको जबरन नौकरी से निकाला गया है और कंपनी का कहना है कि सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से हम आगे काम नहीं करा पाएंगे। उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट किया है कि जो समाजवादी पार्टी की जो भी योजनाएं थी महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, उसको बीजेपी बंद कर रही है और इससे सैकड़ों लोगों का रोजगार जा रहा है, लेकिन बीजेपी को लोगों का जाता हुआ रोजगार नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अपने में मस्त हैं और यहाँ हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो अब सड़कों पर आ गई हैं क्योंकि उनके पास अब रोजगार नहीं बचा है। जी पुनीत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है अब कई मुद्दों पर गर्माती हुई यहां पर नजर आ रही है और रोजगार और आरक्षण पर जो सरकार है वो भी यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है। खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले तमाम दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ नक्सली यहां पर पहुंचे थे सड़क काटने के लिए। ये नक्सली यहां पर पहुंचे थे, सुरक्षा बलों के ड्रोन में जो तस्वीरें हैं वो कैद हो चुकी हैं। एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें। जंगल में बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। किस्टाराम थाना क्षेत्र का यह मामला है। सुकमा के एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसडी राज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसडी राज, हम आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के सुकमा में ग्रामीणों के साथ में नक्सली पहुंचे हैं, सड़क काटने के लिए नक्सली पहुंचे थे। एएनबी न्यूज के पास वो तमाम तस्वीरें भी आई है जो सुरक्षा बलों के ड्रोन में कैद हुई है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जी लकी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के पलोड़ी गांव का मामला है, जहां पे नक्सलियों के साथ ग्रामीण सड़क काटने के लिए बहुत भारी मात्रा में वहां के ग्रामीण और नक्सली उपस्थित थे और इन लोग जा रहे थे और सुरक्षा जैसे कि सीआरपीएफ की जो ड्रोन है, ड्रोन में कैप्चर हो गया इनका, जाते हुए रोड काटने के लिए जा रहे थे।
कि क्या कोई बड़े घटना को अंजाम देने जा रहे थे, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन लोग कोई बड़े अंजाम देने के लिए जा रहे थे, घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। जी एसडी राज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने तमाम ये जानकारी दी कि ड्रोन के जरिए जब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी हुई तो वे भी मौके पर पहुंच गए, क्या इस दौरान सुरक्षा बलों को आता हुआ देखकर नक्सलियों ने किसी तरह की फायरिंग भी की थी? जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि 9 तारीख के भी वहां पे एक घटना हुआ था, कुछ फायरिंग भी हुई थी बस, और कुछ दिनों से वहां पे नक्सलियों का मूवमेंट है, ये जानकारी पुलिस विभाग को पहले से ही थी, और उसके बाद ये भी वहां पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, और ड्रोन से भी वहां पे नजर रखा जा रहा था। तो ड्रोन से जब नजर रखा जा रहा था, सुरक्षा कड़ी करने के बावजूद वहां पे जब देखा गया कि बहुत भारी मात्रा में नक्सली और कुछ ग्रामीण आते हुए नजर आए, तो यहाँ से फोर्स जब निकलने के बाद उनको जब पता चल गया, पता चलने के कारण नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, और जैसे कि 9 तारीख को वहां पे बहुत एक फायरिंग भी हुई थी और कुछ घटनाएं भी हुई थी वहां पे। जी एसडी राज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर सुकमा पुलिस अधीक्षक जो हैं शलभ सिन्हा, उन्होंने इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी दी है? जी लकी जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि वहाँ एक घटना और 2-4 दिनों से जब वहाँ पे मूवमेंट नजर आ रहा था, तो एसपी वहाँ की कड़ी निगरानी करके, और फोर्स जो सीआरपीएफ कैंप वहाँ पे अगल बगल के जैसे गांव में है फोर्स, उसको भी तैनात कर वहाँ पे फोर्स अंदरूनी क्षेत्रों में गाड़ियों के द्वारा, पैदल द्वारा भेजा गया है, और बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी में, क्योंकि वहाँ से जो सूचना तंत्र से जानकारी जो मिल रही है, इससे ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे बड़ी तादाद में नक्सली उपस्थित है और उपस्थित होंगे, अभी भी ये कहा जा रहा है। और कल जैसे कि दंतेवाड़ा में बंद का ऐलान भी किया गया था, दंतेवाड़ा में कुछ ग्रामीण लोग आए हुए थे, बंद का ऐलान किया गया था, और उनका ग्रामीणों का कहना यह था कि हमारे जो नक्सली भाई है उनको जो जेल में डाला गया है उनको छोड़ा जाए, बेकसूर जो है उन नक्सली के नाम पे जो अंदर जेल में डाला गया उनको निकाला जाए, ये सब धरना दिया गया था दंतेवाड़ा में भी। इसमें भी कहीं ना कहीं इस ड्रोन में जो कैप्चर हुआ है, कहीं ना कहीं इससे भी सम्मिलित नजर आता है। बिल्कुल, धन्यवाद एसडी राज तमाम जानकारी देने के लिए। उन्होंने नक्सली ग्रामीणों की मदद से सड़क को काटने के लिए जा रहे थे, और नक्सलियों का यह वीडियो किस्टाराम थाना क्षेत्र इलाके से कैद भी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के बीच संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। कोरोना महामारी के कारण इस बार के सत्र में कई बदलाव किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इस बार अलग अलग चलेगी, तो वहीं इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। कुल मिलाकर जहां एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव और कोरोना महामारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं इस बार कई बदलाव हो रहे हैं। पहले और अब के सत्र में कितना बदलाव है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज से संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा सत्र। चीन और कोरोना पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। आज राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। पहली बार बैठने की अलग व्यवस्था। मानसून सत्र में बदल गई बैठक व्यवस्था। डिस्टेंसिंग के लिए सीटों पर लगाए गए कांच। बैठने के लिए चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल भी। 60 राज्यसभा सदस्यों की बैठने की व्यवस्था चैम्बर में। 51 सांसदों के बैठने की व्यवस्था गैलरी में की गई। बाकी सांसदों को लोकसभा के चैम्बर में बैठाने का फैसला किया गया। 4-4 घंटे होगी दोनों सदनों की बैठक। 2 शिफ्टों में चलेगा सदन। मास्क और कोरोना नेगेटिव होना जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। उपयुक्त स्थानों पर एलईडी स्क्रीन, टचलेस सैनिटाइजर, फुटमैट, टेम्परेचर स्कैनर और थर्मल स्क्रीनिंग कैमरे। संसद में रवि किशन ने उठाया बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। रवि किशन ने कहा, जांच
जरूरी। मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोकसभा के सांसद राज्यसभा और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठेंगे। हम अभूतपूर्व स्थिति में बैठे हैं। हम इस सत्र को कोविड प्रोटोकॉल के तहत चला रहे हैं। ये सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। निचले सदन के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था इस बार अलग है। इसकी जानकारी खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी थी। उन्होंने कहा कि 257 सांसदों को सदन के मुख्य रूम में और 172 सांसदों को आगंतुकों की गैलरी में बैठाया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा के 60 सदस्य राज्यसभा के मुख्य कक्ष में बैठेंगे और इसके अलावा 51 सदस्य उच्च सदन की गैलरी में बैठेंगे। सभी दलों के नेताओं ने इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया है। सदन सबके प्रयासों से हम अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे। इस बार एलईडी स्क्रीन का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल राज्यसभा कक्ष में बैठने वाले सदस्य लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे और कार्रवाई ठीक से चलाने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई। इसके साथ ही कार्रवाई में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति मोबाइल के जरिए की गई। इस बार शून्यकाल आधे घंटे है और कोई प्रश्नकाल नहीं। हालांकि लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर मिलेगा। दरअसल कोविड-19 के चलते कागज का कम से कम इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है। सांसद अपनी उपस्थिति डिजिटल के जरिए दर्ज कराएंगे। वहीं अगर लोकसभा में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सांसदों की जांच कराने से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में दूरी बनाकर बैठने की व्यवस्था है। सदन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के शरीर के तापमान को जांचने के लिए थर्मल गन और थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोरोना के सभी गाइडलाइन का पालन हो सके। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स मामले को उठाते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि इसकी तह तक जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं। इस बार मानसून सत्र बेहद ही अलग है। कोरोना महामारी के चलते कई नियम लागू किए गए हैं, लेकिन इस बार मुद्दे भी कई हैं। विपक्ष चीन, कोरोना और कंगना जैसे मुद्दों को संसद में उठा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। तो संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।